नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंक्शन। पास सिंबल है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास समीकरण है। मैं आपको बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आज जिस आदमी से आप बात कर रहे हैं, मैं अपने लोगों से कहता हूं कि मेरे पास विचारधारा है, मेरे पास सिद्धांत है, मेरे पास पिपरा के लिए एक प्लान है। मैं पिपरा का भविष्य हूं, मैं पिपरा का बेटा हूं, इसलिए मुझे वोट मिलना चाहिए। तो जो चीज़ आप बता रहे थे हमसे, तो क्या लगता है इस पे लोग विश्वास कर पाएंगे आप पे? बिल्कुल करेंगे विश्वास, क्यों नहीं करेंगे। मैं कोई बाहर का नहीं हूं, मैं उनके बीच से निकला हूं। लोगों के पास बहुत सारा कुछ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं। मेरे पास विचारधारा है, सिद्धांत है, ईमानदारी है, नियत है, योग्यता है, सक्षम हूँ, इनका बेटा हूँ, संपूर्ण पिपरा के विकास की बात कर रहा हूँ। कोई समीकरण नहीं है मेरे लिए। पिपरा के रह रहे एक एक आदमी की लाइफ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कोई समीकरण नहीं। मंडल जी भी मेरे हैं, यादव जी भी मेरे हैं, मुसलमान भी मेरे हैं, दलित भी मेरे हैं, मल्लाह भी मेरे हैं। यहाँ रह रहे हर व्यक्ति मेरा है, उसका दर्द मेरा है। सारे लोग ये वादा करते हैं, सारे लोग ये कहते हैं कि हम आपका बेटा बनकर सामने आएंगे, बुरे वक्त में हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन ये चीज़ कहाँ दिखती है? मैं कह रहा हूँ, इस बार विधानसभा चुनाव में मेरे क्षेत्र से जितने भी लोग हैं, मैं उनके लिए अगले 30 साल, मेरी उम्र 29 साल है, मैं 30 साल का भविष्य हूँ, उनका बेटा हूँ। एक योजना लेके आया हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, उनके लिए भावना रखता हूँ। उनको कह रहा हूँ कि गारंटी पत्र घोषित कर रहा हूँ, 18 से 24 महीने में क्या क्या काम हो जाएगा वो वादे करने जा रहा हूँ। और अगर वो करने के लिए मैं नहीं कर पाऊँगा तो उसके लिए मैं उसमें क्लॉज रख रहा हूँ कि वो क्या कर सकते हैं मेरे साथ। ये मेरा नुकसान होगा अगर मैंने वादे पूरे नहीं किए। मेरे साथ मुझे अगले 30 साल तक इनका सेवा करना है। जो ऑलरेडी अलग अलग उम्मीदवार हैं उनके बारे में सब अच्छे से जानते हैं कि वो आज यहाँ हैं, कल कहाँ हैं। बहुत सारे लोग फेल हो गए हैं, बहुत सारे लोग फेल हो जाएंगे, आज नहीं होंगे। ये 2020 है, 25 में मैं फिर इनके सामने बैठा हूँगा, मैं अपना घोषणा पत्र दिखाऊंगा, उनका गारंटी कार्ड मांगूंगा, उनकी कार्यशैली पे सवाल खड़ा करूंगा, तब समझ में आ जाएगा। लेकिन आज आसिफ कमाल आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बता देना चाहता है कि आसिफ कमाल एक योजना के साथ विधानसभा में वापस आया है। आसिफ कमाल पिपरा से निकल के पिपरा में वापस ही इसलिए आया है कि पिपरा का संपूर्ण विकास हो सके। उन सब चीज़ों का अभाव जो मैंने देखा है मेरे जीवन में, वो मेरे विधानसभा का कोई बच्चा जो आज जन्म लिया है, 2 साल पहले जन्म लिया है या 2 साल बाद जन्म लेगा, उसका अभाव किसी को नहीं होना चाहिए। यही मेरी नीयत है, वो बच्चा किसी का भी हो। मैं पूरे पिपरा का हूँ, पूरा पिपरा मेरा है। अच्छा, एक सवाल, आप कह रहे थे कि हमने लंदन, दुबई, अबू धाबी, कतर गया, तो ये जाने का जो सफ़र आपका कैसा रहा था, उसके बारे में बताया। और आपने वहाँ जाके क्या किया, उसके बाद क्या सीखा? ज़िंदगी की शुरुआत जो मेरी हुई वो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, तब से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था। मेरी सबसे करने के बाद नहीं, मैं कॉलेज से पढ़ रहा हूँ। अच्छा जी, मैंने 12th किया दिल्ली के एक सरकारी स्कूल से ही, मैंने 12वीं पास की। 10वीं के बाद यहाँ से मैं गया था। उसके बाद मैंने BBA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और मेरी वहाँ से ज़िंदगी, कार्यशैली मेरी वहाँ से शुरू हुई है मेरे जीवन की। वहाँ मैं एक मॉल में काम करने के साथ ज़िंदगी शुरू किया। 3,3200 रुपये प्लस इंसेंटिव मिलता था। इंसेंटिव ऐसा था कि एक चश्मा जो लोकल ब्रांड का है उसको बेचने पे 25 रुपये, और जो बड़ा ब्रांड है जिस 10,000 रुपये से ज़्यादा जो महंगा चश्मा है उस पर बेचने पे 50-75 रुपये मिलते थे। मतलब आसिफ कमाल मॉल में भी काम? मॉल में 16 घंटे खड़ा रहा हूँ मैं 2 साल तक। फिर मैं सेकेंड ईयर पार किया BBA का। उसके बाद मैं कॉल सेंटर में गया। नमस्कार, फलां कंपनी में कॉल करने के लिए आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी किस प्रकार सुविधा से सहायता कर सकता हूँ। ये किया मैंने 1 साल। उसके बाद मैं एक्सपोर्ट के बिज़नेस में आया। वहाँ पे मैंने काफ़ी कंपनियों के लिए काम किया। फिर मैं खुद की अपनी कंपनी बनाई। स्टील के बर्तनों का एक्सपोर्ट करने के ही वजह से मैं देश विदेश में जाना शुरू किया। मैं 2009 से लगातार विदेश यात्रा कर रहा हूँ। अनेक मुल्कों में गया हूँ, सूडान, अफ्रीका, मॉरिशस, यमन, सऊदी, UK, US, दुबई, मिडिल ईस्ट, सारा लगभग कंट्रियों में गया हूँ। ये एक्सपोजर जो मेरा रहा है, उनमें गरीब देश भी रहे, अमीर देश भी रहे, मजबूत देश भी रहे। उसके बाद मैं कला के क्षेत्र में आया और कला के क्षेत्र में लगातार 2012 से ये 8-9 साल हो गए मुझे। मैं भारतीय कला को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करता हूँ। भारतीय कलाकारों को अपनी गैलरी दिल्ली और दुबई में जो मैंने इस्टेब्लिश की उसमें जगह देता हूँ, उनको उनकी प्राइसिंग सेट करता हूँ, उनको एक्सपोजर देता हूँ, उनको बाहर तक लेके जाता हूँ, उनको शोकेस करता हूँ, उनको एग्जिबिट करता हूँ। यही मेरा मूल काम है। ऐसा तो नहीं चुनाव के बाद परिणाम क्या सामने होंगे, उसके बाद फिर आसिफ कमाल? ये हो सकता था, ये हो सकता था, और ये तब होता जब मुझे राजद से टिकट नहीं मिला तो मैं लोजपा में जाता, वहाँ से नहीं मिलता तो जदयू में जाता, वहाँ से नहीं मिलता तो किसी भी पार्टी का दामन थाम लेता। जीतता तो ठीक, नहीं तो खुदा हाफिज़ कर देता। मैंने राष्ट्रवादी माइनॉरिटी पार्टी बनाई, उसका कार्यालय ये है जहाँ आप बैठे हैं, और यहाँ से उस पार्टी का संगठन शुरू होगा। और वो पार्टी अगले लोकसभा, हर बाईपोल इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन मजबूत तरीके से हो सकता है। आप ये भी देखेंगे कि गठबंधन का हिस्सा होंगे हम 2020, 24 और 25 में।
ये नियत करने वाला आदमी, इस काम को आगे बढ़ाने वाला आदमी से ये सवाल वाजिब ही नहीं है कि वो चले जाएंगे वापस। मतलब दमखम के साथ रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, और बिल्कुल रहेंगे। मतलब अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे राजनीति। वो मैंने एक सवाल डेड कर दिया। वो सवाल तब होता जब राष्ट्रवादी माइनॉरिटी पार्टी का गठन नहीं होता। गठन हुआ, पहला उम्मीदवार मैं हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत उम्मीदवार होंगे और उस पर हम चुनाव लड़ेंगे, लोगों की सेवा लगातार करते रहेंगे। जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्टी बन गई है, पार्टी पे काम अंतिम करेंगे। सवाल आपसे, शादी कर लिए हैं? नहीं, शादी होगी, शादी होगी, धूमधाम से होगी, जल्दी होगी। लॉकडाउन के बाद करना था, बट अब चुनाव के बाद होगी इंशाल्लाह। सुपौल से होगी जी, बिल्कुल होगी, हमारे लोगों के बीच होगी। अब मेरे जीवन सार्वजनिक जीवन है, मेरी शादी भी लोगों के सामने होगी। मतलब क्या पहले से बात वगैरह या फिर नहीं, शादी करने का और ये सब करने का मुझे वक्त नहीं मिला मेरे जीवन में। जैसा मैंने आपको बताया, मेरा जीवन शुरू हुआ, उसमें मेरे पास पीछे देखने का रास्ता नहीं था। मैं जब पीछे देखता था तो मुझे डर भी लगता था और हिम्मत भी मिलती थी कि कोई रास्ता मेरे पास जाने का है नहीं। अंतिम सवाल, अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे मेरे चैनल के माध्यम से? किसी भी कीमत पर अपने वोटों का आकलन, अपने वोटों की कीमत एकदम कम कीमत मत लगाइए। जो ताकत आपको दिया है वही ताकत राष्ट्रपति को भी दिया है, एक मत का। आपका वोट किस कीमत पर होना चाहिए वो आपको तय करना है। मेरी समझ ये कहती है, आपके लिए हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप अपने वोटों की कीमत सही लगाइए। अपने बच्चों की शिक्षा, अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं, आपके बीच सामाजिक धरोहर बनाए रखने के लिए उस तरह का उम्मीदवार, और आपके लिए आपका वो बेटा बने, आपके पास 24 घंटे उनके संपर्क में रहने की सारी सुविधाएं हों। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं अगर विधानसभा क्षेत्र से जीतता हूँ तो मैं एक कॉल सेंटर बनाने जा रहा हूँ मेरे लोगों के लिए, जिस पर लगातार 24 घंटे 4 से 5 लोग काम करेंगे। हर वो व्यक्ति जो सामाजिक और न्यायिक किसी भी हिसाब से परेशान होगा, हर वो बच्चा जो शिक्षा के लिए पढ़ना चाहता हो, उसके पास शिक्षा की सुविधाएं नहीं हो, हर वो इंसान जो इस विधानसभा का है, वो एक कॉल सेंटर के माध्यम से डायरेक्ट अपने एमएलए से जुड़ेगा और 24 घंटे में उसका एमएलए उसको फीडबैक देगा, कॉल बैक करेगा। और वो 24 घंटे का टाइम कभी 25 घंटे नहीं होगा। और इस विधानसभा के लिए मैं एक एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ, जिससे सारे वो युवा जो सोशल मीडिया पे हैं और एप्लीकेशन चलाते हैं डिफरेंट, वो उस एप्लीकेशन के माध्यम से मुझसे जुड़ेंगे, अप टू डेट रहेंगे, सारी खबर रखेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा लास्ट में कि आप अपनी कीमत तय कीजिए, किस कीमत पर वोट देना चाहते हैं। वो कीमत आपके बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, आपके क्षेत्र का विकास होना चाहिए, और बिल्कुल सस्ते कीमत पर अपने वोट को बिल्कुल बेकार मत करें। आप जिसको भी दें तुलना करके दें, तुलना में जो बेहतर हो उसको दें। बस यही कहना चाहूँगा। आसिफ कमाल का साफ कहना है कि हम ऐसे क्षेत्र से निकलकर सामने आए हैं। मैंने काफ़ी कुछ देखा, हमने कॉल सेंटर, मॉल वगैरह में भी काम किया है, और उसके बाद काफ़ी मेहनत करने के बाद हमने अपना एक कंपनी बनाया।